हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे नए शो में जिसका नाम है बातचीत एन एक्सक्लूसिव टॉक, जिसमें हम अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं अध्यात्म से संबंधित विषयों पर एक बेहतर समझ का निर्माण करेंगे। और इसीलिए मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पीयूष कुमार। और आज हम लेकर आए हैं एक स्पेशल एपिसोड जिसके स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर श्वेता पांडे, जो कि झांसी में स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी है। साथ ही वे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स की एक कुशल कोऑर्डिनेटर भी है। नमस्ते मैम। नमस्कार। आशा करते हैं आप खुश होंगी, स्वस्थ होंगी। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। मैम अपने विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी, मैं डॉक्टर श्वेता पांडे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से हूँ और इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में इस समय मैं कार्यरत हूँ। मेरी जो शिक्षा दीक्षा और मेरा जो पालन पोषण है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हुआ है। वहीं मेरी आरंभिक शिक्षा हुई और उसके साथ साथ मेरा बैचलर मास्टर भी मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और उसके उपरांत मुझे बीएचयू वाराणसी से अपनी पीएचडी को पूरा करने का मौका मिला और उसके बाद ही मेरा यहाँ पे एज ए शिक्षक अपॉइंटमेंट होने के बाद मैं यहाँ पे शिक्षा कार्य में पिछले 12 वर्षों से, लगभग 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। और मेरे साथ ही जो शैक्षणिक सफ़र है उसके साथ-साथ एनएसएस का भी सफ़र शुरू हो गया था, क्योंकि मैं भी स्वयंसेवक रही हूँ और मैंने भी अपने बैचलर में इस सफ़र को पूरा किया और 2 साल मैंने भी एनएसएस के साथ बिताए और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं जब स्वयंसेवक के तौर पे अपने इस सफ़र को देखती हूँ तो आज मैं वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और कहीं-कहीं लगता भी है कि हाँ, जो हमने एनएसएस में जो चीज़ें सीखी थी जो अपनी लाइफ में जिसको उतारा था वो आज कहीं न कहीं हमारा साथ दे रही है। बिल्कुल मैम। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आपका अब तक कैसा अनुभव रहा है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय मेरी मेरी पहली जॉब है और मुझे बहुत ही यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि रिसर्च करने के जस्ट बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे शैक्षणिक कार्य में अपना योगदान देने का अवसर मिला और मेरे सहयोगी भी बहुत ही अच्छे रहे और मेरे जितने भी सीनियर हैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ यहाँ पे आने के बाद सिखाया, उनका बहुत योगदान रहा। मैंने धीरे-धीरे करते हुए, सीखते हुए खुद को तराशा और बेहतर बनने के प्रयास को जारी रखा। यहाँ पे शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त मुझे जो भी अन्य जो कार्यभार मिला है, उसको भी मैंने बड़ी स्वेच्छा से और बड़े खुले दिल के साथ काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से मुझे और भी चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से जानने का मौका मिला। इस पूरे सफ़र में मुझे लगता है कि जितना कुछ मैंने खुद के लिए सीखा, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। चाहे वो मेरे सीनियर रहे हों, मेरे अग्रज रहे हों या मेरे सहकर्मी रहे हों। बिल्कुल मैम। मैम एनएसएस के बारे में, नेशनल सर्विस स्कीम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, ताकि हमको एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाए कि आने वाले टाइम में हम क्या बात करने वाले हैं। एनएसएस जो है हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना, ये इसी उद्देश्य के साथ शुरू किया गया कि सबसे पहले हम अपने बारे में ना सोच करके कुछ दूसरों के बारे में भी सोचना करें। इसका जैसा लक्ष्य है ही कि मैं नहीं, पहले आप। तो इस वाक्य का समझने के लिए एक परिपक्वता होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बैचलर में आते हैं तो हमारी जो एजुकेशन प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग हमारा मकसद सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करके और डिग्री ले करके आगे के लिए तैयार करना नहीं होता, बल्कि हमें अपने दायित्वों को जानने के लिए इस तरह के एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ने के जो अवसर प्राप्त होते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर योग्यता किन-किन चीज़ों की और बेहतर हो सकती है। हमारे अंदर छुपी प्रतिभा कितना काम कर सकती है इस समाज के लिए, इस हमारी जो जो आस-पास का वातावरण है उसको हेल्दी करने के लिए कितना कुछ है। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, आपको मंच प्रदान किया जाता है, आपको टीम वर्क
में काम करने की आपकी कैपेसिटी को डेवलप किया जाता है। आपको कई बार खुद नहीं पता होता है कि मेरे अंदर बेहतर क्या है, और जब इस तरह के आयोजन होते हैं, आपको कैंप में रहने का मौका मिलता है और बच्चों के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो आप अपनी उस छुपी हुई प्रतिभा को बेहतर ढंग से निकाल पाते हैं। तो एनएसएस मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ाई-लिखाई और इस दायित्व को सिर्फ नौकरी तक समेटने के लिए नहीं, बल्कि आपका जो जीवन है और इस जीवन को सही मायने देने के लिए आप जॉब में भी जब चले जाएँगे, वहाँ भी काम करेंगे, तो जिस तरह की चीज़ों को आप फेस करते हैं ना, उसको किस तरह से आप सकारात्मक वे में और आगे की तरफ ले जा सकते हैं। एनएसएस ये सब कुछ सिखाता है। बिल्कुल मैम। अगर किसी स्टूडेंट को एनएसएस वॉलंटियर बनना होगा तो उसके लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशंस की नीड होती है? एनएसएस के लिए तो बस सबसे ज़रूरी है डेडिकेशन, जो बिल्कुल। मुझे लगता है। और जो हमारा एनएसएस कहता है ना, जैसे आप बैचलर में आते हैं, 2 साल का ये कोर्स होता है, तो जो बैचलर 3 साल के बच्चे 3 साल के कोर्स में बच्चे हैं या 4 साल के कोर्स में बच्चे हैं, वो कोई भी ले सकता है, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, मास्टर के बच्चे भी ले सकते हैं। 2 साल उसको पूरी तरह आपको देना होता है, जिसमें आप बहुत सारे वनडे कैंप्स होते हैं और एक स्पेशल कैंप होता है। इन सब चीज़ों के साथ बाउंड करके आपको ये पूरा 2 साल कंप्लीट करना होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को जारी रखा जाता है, और इन सभी प्रयास में आपका भी व्यक्तित्व धीरे-धीरे निखरते जाता है। क्यों? उसके पीछे भी रीज़न है। देखिए, अभी तक तो हम स्कूल में थे और स्कूल के बाद कॉलेज आते हैं, तो हमें एक खुला हुआ वातावरण मिलता है, और इस वातावरण में आने के बाद हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम फेस करने के लिए जानने को मिलती है, क्योंकि स्कूल टाइम तक हम अपनी पढ़ाई, अपने घर और इसी प्रॉब्लम्स में रहते हैं, हमें बाहर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन जब हमारा स्तर बढ़ता है, हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे आते हैं, तो हमें समाज की बहुत सारे वो पक्ष भी दिखाई देते हैं जो हमारे लिए अभी तक अनजान होते हैं। जब बच्चा उस पे काम करता है, एज ए स्वयंसेवक काम करता है, तो कई सारे आइडियाज़ उसके भी आते हैं, जिसके असर से हम समाज में बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं, और ये कई बार होता भी है। आपको मैं एक उदाहरण दे दूं कि हमारे ही एनएसएस के कुछ वॉलंटियर्स थे, जिन्होंने खुले में शौच अभियान जो था ना, कि न करें, उस पे प्रतिबंध लगाए, और उसको इतने अच्छे से गांव में पूरी तरह प्रेषित किया कि वो गांव जो है इस समय बिल्कुल स्वच्छ हो गया और कोई भी खुले में शौच नहीं जाता। इस तरह के छोटे-छोटे प्रयास से भी एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो एनएसएस में बस कोई बहुत विशेष योग्यता नहीं होती, आपकी पढ़ाई-लिखाई के साथ आपके पढ़े-लिखे होने का जो लाभ है वो समाज को मिल सके, ये योग्यता होनी चाहिए। आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपको काम करने में किसी भी तरह की किसी की तरह के लोगों के साथ जुड़ने में आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो बस इसी यही थोड़ा-सा चाहिए। इसके अलावा कोई विशेष योग्यता नहीं है जो आपके भीतर ना हो। मैम, बीते कुछ समय से एनएसएस का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है यूथ डेवलपमेंट में, फिर चाहे वो सोशल अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से हो, ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से हो, एडवेंचर कैंप के माध्यम से हो, और अगर हम रीसेंट टाइम की बात करें तो विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, स्टूडेंट पुलिस एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम, इन सब में कहीं ना कहीं एनएसएस का अच्छा खासा योगदान है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या इन फंक्शनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी बढ़ा दी गई है, या पहले से ही फंक्शन इतनी उसी लय से चलते आ रहे हैं? फंक्शन तो पहले से भी बहुत होते थे, लेकिन हाँ, ये मैं बिल्कुल कहूँगी कि बहुत सारे काम ऐसे हैं एनएसएस के जो दिखने लगे, वो जो हमारा कोविड का टाइम पीरियड था। ये एक बहुत ही ऐसा समय था ना, जब सभी बहुत परेशान थे, सभी बहुत अ, तकलीफ में थे, और इस बीच ना एनएसएस एक ऐसी यूथ शक्ति बन के आगे आया, जिसके कारण से लोगों की जो उम्मीदें थी वो एनएसएस से ज़्यादा बढ़ गई। आपको बताएँ कि कोविड के दौरान जब सभी लोगों को निर्देश था कि अपने-अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन कुछ वॉलंटियर्स भी चाहिए थे, क्योंकि जो प्रवासी थे, अपने-अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ के अपने निज आवास को आ रहे थे। तो उस दौरान जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, या फिर सामान के लिए जो प्रॉब्लम फेस की, उसके लिए ना एक बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स भी चाहिए थे, क्योंकि सभी को डर था, सभी को भय था, तो घर से कोई निकल नहीं रहा था। लेकिन एनएसएस उस समय एक ऐसा ग्रुप बन
के निकला जिसमें हमारी यूथ, चाहे वो बच्चा हो, मतलब लड़की हो लड़का हो, बिना जेंडर बायस हुए लोगों ने भी देखिए उनके पेरेंट्स ने अनुमति दी कि हाँ बच्चा तुम जाओ ये काम करो, इसमें प्रशासन की हेल्प करो, विश्वविद्यालय की हेल्प करो, लोगों की हेल्प करो। तो उन माता पिता को भी बहुत बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपने बच्चों को उस समय छोड़ा कि आप जाओ करो। जैसे हम लोग तो लगे ही हुए थे, लेकिन हमारे साथ हमारे स्वयं सेवक जिस तरह से लगे हुए थे, चाहे वो सब्जी मंडी में हो या जो प्रवासी आ रहे थे उनको खाना उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराना, कपड़े उपलब्ध कराना, इन सब में बच्चों ने बहुत काम किया। मास्क बना के बांटे, गांव को सैनिटाइज किया। इस सारे अभियान को ना उस समय ऑनलाइन प्रोसेस खूब चल रहा था, सबके पास खूब समय था, तो बहुत प्रचार प्रसार हुआ। और इस एनएसएस की शक्ति को लोगों ने पहचाना जाना, तो फिर सभी की नज़र में आ गया कि हमारे पास एक ऐसी शक्ति भी है जिसको अगर हम सकारात्मक दिशा दें तो पता नहीं किस चीज़ को कहाँ तक ले जा सकती है। तब से एनएसएस थोड़ा-सा ज़्यादा सक्रिय हुआ और अपने काम के प्रति उनका जो दिखाने का तरीका होता है ना, सोशल मीडिया हैंडल, इन सब चीज़ों को भी काफ़ी प्रमोट किया गया और जिसकी वजह से आज मुझे लगता है कि बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं जिसमें डायरेक्ट एनएसएस को जोड़ा जाता है, चाहे फिर वो कोई तरह की भी गतिविधियां हो। हमारे पास एक अच्छा बड़ा रोल होता है जो बच्चों के लिए जिस जो सिर्फ ना सिर्फ समाज सेवा बल्कि जितने भी क्रिएटिव फील्ड हैं उनमें भी अपना दखल दे रहे हैं बराबर। मैम, स्टूडेंट पुलिस एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये हाल ही में बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है क्योंकि जी, जी, जी। ये दूसरा चरण है। पहला चरण हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली झांसी ने इसको कंप्लीट किया और ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास है जिसमें पुलिस के साथ, पुलिस और प्रशासन के साथ मिलके जो हमारे स्वयं सेवक हैं, वो पुलिस के कार्य करने की प्रणाली को समझते हैं, उनके काम को और नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि देखिए हम सब सिनेमा और किताबों के ज़रिए ही पुलिस को ज़्यादा जानते हैं। आज भी हमारे समाज में पुलिस को देख कर के भय का ही स्थिति है जो उत्पन्न होती है और आप कल्पना भी कर लीजिए कि छोटा बच्चा कुछ बदमाशी करता है तो उसकी माँ भी यही कहती है कि खाना खा लो नहीं तो पुलिस ले जाएगी। तो इस तरह के डर के माहौल को दिखाया जाता है पुलिस के नाम पे ताकि उनकी छवि ऐसी बना दी गई है। तो इस जो दूरी है ना, एक सोशल और पुलिस की जो दूरी है उसको कम करने के लिए, क्योंकि विद्यार्थी ही जब उनके साथ जुड़ेंगे उनके काम करने के ढंग को जानेंगे, सही गलत को जानेंगे। देखिए सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि आज हमें पता ही नहीं कि गलत क्या है, सही क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है। ना हम अपने बचाव के पक्ष को जानते हैं, ना हमारा कुछ बिगड़ रहा है हम ये भी जानते हैं। तो जब पुलिस के साथ काम करेंगे मिलके, नियमों के बारे में अच्छे से जानेंगे, उस पे चर्चा करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। बहुत से बच्चों को पता चल जाएगा कि ये अपराध की श्रेणी में आता है तो इसको हम ना करें। तो इसी दूरी को सोशल और पुलिस की जो दूरी है उसको कम करने के लिए इस तरह के अभियान को चलाया गया है जिसमें हर जो हमारा झांसी का मंडल है उसमें अलग-अलग जिलों से अलग-अलग जगह पे कार्य चल रहा है। जैसे हमारे झांसी में चल रहा है, अलग-अलग थाने में बच्चों को दिया गया है जो उनके पास में है थाना, वहाँ जाते हैं और वो पूरे प्रशिक्षण करेंगे। 2 महीने का ये प्रशिक्षण कार्य है, उसको करेंगे और पुलिस के साथ काम करने के ढंग को जानेंगे और आगे भी इसका प्रचार प्रसार वो करेंगे। इन शॉर्ट एनएसएस का अर्थ है समाज सेवा। पर अगर हम देखें तो हम एक ऐसी कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं जहां बचपन से ही कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए ट्रेन किया जाता है कि कैसे हम लोगों को पीछे छोड़ के आगे निकलें। उदाहरण के रूप में अगर सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ है तो 10 में से 9 लोग उसको देखेंगे और वहां से गुजर जाएंगे। केवल 1 या 2 लोग ही होंगे जो उसकी मदद करेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है कि इतनी कॉम्पिटिटिवनेस होने के बावजूद भी एनएसएस का लक्ष्य कितना पूरा हो पा रहा है? एनएसएस का लक्ष्य मुझे लगता है पूरा हो पाएगा और मैं बहुत इस बात को लेके सकारात्मक भी हूँ क्योंकि मुझे दिखाई देता है। मैं तो पिछले मुझे लग रहा है 7 साल 8 साल हो गए मुझे एनएसएस से जुड़े हुए और 12 साल हो गए शैक्षणिक कार्य करते हुए। तो जो मुझे यूथ में पॉजिटिविटी दिखती है ना, वो मुझे ये आश्वस्त कर देती है कि जो बहुत सुंदर लक्ष्य है एनएसएस का, वो ज़रूर हमारे बच्चे पूरा करेंगे और इसका ना आपको उदाहरण देखने को भी मिलेगा। हम लोग जब भी बात करते हैं
स्वयं सेवक की, तो देखिए नाम में वॉलंटियर स्वयं सेवक कह लीजिए, नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है सेवा वाला भाव। और ये मुझे लगता है जब हमारे बच्चे 7 डे का कैंप या 1 डे कैंप इतना कर लेते हैं, तो उनके अंदर ये भावना खुद भी आ जाती है। वो आप कैंप के दौरान भी देखेंगे ना, तो पहले बच्चा ये नहीं कि अपनी थाली के लिए ही प्रयास करे, वो दिखता है कि लाइन लगवा करके पहले चाहते हैं कि सभी उसको व्यवस्थित ढंग से जो भी हमारे पास आहार है उसका अच्छे से निस्तारण हो, और ये चीज़ ना धीरे धीरे उनके हैबिट में आ जाती है। फिर वो क्लास की टाइमिंग हो, पढ़ाई के लिए समय हो, फैमिली के लिए समय हो, सोशल के लिए समय हो, वो धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। बहुत से बच्चों को मैंने खुद भी देखा है कि जो आपस में बात करने में बहुत असमर्थ होते हैं, वो मंच पे आकर के खुल के बोलते हैं। जिन्हें डर लगता था कि अपने दोस्त कैसे बनाएं, वो दूसरे स्टेट के लोगों के साथ दोस्ती कर ले रहे हैं। ये कैंप एक ऐसा जरिया है, जब एनआईसी हो या फिर जो हम लोग विश्वविद्यालय में लगाते हैं, एनआईसी विश्वविद्यालय वाले स्तर के, तो भी आप देखिए कि महोबा का बच्चा झांसी के बच्चों से खूब वाइंड अप कर रहा है। अगर हम एनआईसी बाहर जाते हैं तो केरला के बच्चे हमारे बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के जब मौके मिलते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में शामिल होते जाता है, और वो कभी मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी मिट पाता है। आप खुद देखिए, एनएसएस से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति होता है, वो चाहे कितना भी लंबा समय हो उसमें जुड़ा हो ना जुड़ा हो, लेकिन खुद को स्वयंसेवक कहता है। अगर हम जैसे हम भी हैं, तो मुझे भी एनएसएस कैंप किए हुए और 1 डे कैंप किए हुए बहुत लंबा समय हो गया। जब हम बैचलर में थे तब थे, लेकिन अभी भी जब मुझे किसी भी तरह के इवेंट में बुलाया जाता है, तो मुझे वैसी ही वाली ऊर्जा फील होती है कि जिस तरह से मैंने फर्स्ट टाइम अपना एक्ट किया था कैंप के दौरान। खुद अपना स्क्रिप्ट लिखा, खुद उसमें लोगों को तैयार किया, प्ले बनाया और उसको किया। तो ये वाली ना जो मुझे खुशी होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था, वो मुझे आज भी होती है। तो मुझे लगता है मेरे जितने भी स्वयंसेवक हैं जो हमसे या हमारे इस एनएसएस के कैंपेन से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी यही जो उत्साह होता होगा ना, उनके भीतर भी यही होता होगा, और फिर वो किसी भी काम में आएगा, सिर्फ एनएसएस या विश्वविद्यालय की 4 दीवारी में नहीं। फिर वो उनके घर, घर से लेके परिवार, परिवार से लेके उनकी कार्यस्थल, और फिर उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, वो सब तक ये पहुंचेगा। ये सकारात्मक वाइब्स जो है ना, वो सब तक पहुंचेगा। बिल्कुल मैम। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हमारा जो किसी भी इंसान का मेजर टारगेट होता है वो होता है नाम कमाना, पैसा कमाना, पॉपुलैरिटी गेन करना। परंतु जो एनएसएस का वॉलंटियर होता है उसका काम अक्सर पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं होता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स खुद को सेल्फलेस सर्विस के लिए कैसे मोटिवेट रख सकते हैं हमेशा? बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज का जो दौर है प्रैक्टिकल है वो बहुत। बिल्कुल। और किसी के भी पेरेंट्स हों या खुद भी बच्चा हो, उसके पास सबसे पहला प्रश्न यही होता है, कैरियर क्या है? हर हर चीज़ के लिए, मतलब बच्चा जैसे छोटा होता है तभी से हम उसको ऑप्शन में देते हैं कि क्या बनोगे बेटा, डॉक्टर या इंजीनियर, हम ऑप्शन ही दो देते हैं। ऐसे समय में बच्चे को तीसरा ऑप्शन पता नहीं है, तो उसका स्ट्रगल तो वहीं से शुरू हो जाता है। किसी को डांसर बनना हो सकता है, किसी को कथक करना हो सकता है, किसी को स्विमर बनना हो सकता है, लेकिन हम ये सब कभी ऑप्शन में बच्चों के सामने रखते ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल दौर है, क्योंकि सबको भय लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर कैसा हो, तो फिर डॉक्टर और इंजीनियर दो ही हमारे इंडियन सोसाइटी में सशक्त माध्यम है। इसके लिए मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये हमारे बिल्कुल ज़हन में घुसा हुआ बात है कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहीं से जो स्ट्रगल शुरू होता है, और इसके आगे बढ़ते हुए बच्चे अपने सब्जेक्ट को चूज़ करते समय स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं, और कई बार इस स्ट्रगल को करते-करते वो अपनी पहचान भी खो देते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा होप दिखता है ना, एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गया, ये सारी एक्टिविटी ही इसलिए हैं जिसमें बच्चा खुद को पहचानने की जर्नी को शुरू तो करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि उसे दबाव में आकर के कॉमर्स लेना पड़ गया हो, वो आर्ट्स लेना चाह रहा हो सकता है उसे साइंस लेना हो, लेकिन घर वाले के प्रेशर में उसने बायो ले लिया। तो ये बहुत सारा जेन्युइन चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है। लेकिन अब जो हो रहा है उसके साथ खुद को कैसे मोटिवेट करना है, ये भी प्रोसेस है, उसको भी हम डील कर लेते हैं, हील कर लेते हैं खुद को अंदर से, इन्हीं सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज से। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी कला के माध्यम से और कुछ शारीरिक एक्टिविटी के माध्यम से
हम यहाँ पे एनसीसी एनएसएस दोनों की बात बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि दोनों ही यूथ के लिए बनाए गए हैं और इसीलिए बनाए गए ताकि आप अपनी एनर्जी जो निगेटिविटी है ना उसको इधर झोंक दीजिए। तो हो सकता है मे भी चीज़ें चेंज हो जाएँ। आप बहुत बार होता है कि बच्चे ने बैचलर कर लिया लेकिन उसे समझ में आता है कि नहीं यार, मैंने बीए तो कंप्लीट कर लिया, मुझे पता नहीं था कि बीएफए नाम से भी कोई कोर्स है जो 4 साल का है और वो आर्ट के लिए है। तो बच्चा दोबारा आता है। ऐसे कई बच्चे हैं हमारे पास जो बैचलर करने के बाद आ रहे हैं कि हमें बीएफए करना है, हमें अब पता चला है। अपने घर से बात करके, उन्हें समझा करके, क्योंकि अंततः देखिए हमारा जो लाइफ है, जो जीवन है, उसका एक ही उद्देश्य नहीं है कि हमें नौकरी करनी है और पैसा कमाना है। ये थॉट को बदलना है, इस प्रोसेस को, कि नहीं लड़कों के दिमाग में ये भरा जाए कि बेटा तुम कमाओगे नहीं तो तुम्हें अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, ना लड़की को ये कहा जाए कि बेटा पढ़ लो बस क्योंकि शादी होने वाली है। इन सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, सबको पढ़ाई लिखाई पे अपना फोकस रखना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जॉब करनी है या मुझे पैसा अर्न करना है, इसलिए क्योंकि मुझे सही डिसीजन लेना है। इसलिए पढ़ाई कीजिए, इसलिए अपने करियर को चुनिए कि मुझे मेरा जो एक-एक डिसीजन है वो सिर्फ ना मेरी ज़िंदगी को बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को कुछ एक अच्छा-सा परिणाम देगा। और ये सारे छोटे-छोटे जो टूल्स हैं ना, जिसमें हम एनसीसी कह लें, एनएसएस कह लें, वो आपको सिर्फ बिल्ड अप करते हैं और मजबूत बनाते हैं। मैम इस बात से मैं भी बिल्कुल अग्री करूँगा क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो आज के टाइम में हम लोगों को कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज दे दी जाती हैं, डॉक्टर बन जाओ, पुलिस में चले जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ और सबसे लास्ट में कोई सरकारी नौकरी आराम से पकड़ के बैठ जाओ। बिल्कुल। परंतु समाज की ये जो भ्रांतियां हैं वो समय के साथ साथ अब कम हो रही हैं और निश्चित तौर पर एक समय ऐसा आएगा जब हर फील्ड में बच्चे आ गए। अब तो आप देख सकते हैं कि मम्मी पापा खुद भी ले जाते हैं बच्चों के, डांस क्लास में एडमिशन बिल्कुल। कराते हैं, गेम्स खिलवाने ले जाते स्पोर्ट्स हैं। में तो भी कंट्रीब्यूट करते यही हैं। मैंने आपसे कहा कि ये जो आने वाली यूथ है ना, जो जो पीढ़ियां हैं, वो हमारे पूरे समाज को बहुत बदल देंगी और आपके लिए वो डिसीजन इस देश को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। चलिए मैम, सही और गलत की तो बहुत बात हो गई, अब थोड़ी मज़ेदार बात करते हैं। हाँ एनएसएस के कैंप के बारे में बात करते हाँ जी। हैं। मैम आपके कार्यकाल में एनएसएस के कैंप में सबसे यादगार मोमेंट कौन सा रहा? जैसे कि अभी मैं रिसेंटली कानपुर गया था तो वो मेरे लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स में से एक रहा था। तो आपके लिए वो मोमेंट कौन सा था? मैं 2 बताऊँगी आपको, बिल्कुल। क्योंकि एक तो मेरा पर्सनल है, जब मैं स्वयंसेवक थी और जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। तो जब मेरा कैंप था तब 10 दिन का कैंप लगता था। जब मैंने बैचलर किया था पहले 10 दिन का पूरा कैंप होता था और 10 दिन के कैंप में हम सबको 1-1 दिन का टास्क मिलता था, जैसे नॉर्मली अभी भी होता है वही। और हम सबको एक-एक कोई ना कोई एक्टिविटी करनी थी। तो मुझे ये आज भी याद है कि मैंने फर्स्ट टाइम एक प्ले लिखा जो शिक्षा के प्रचार-प्रसार पे था और उसको मैंने डायरेक्ट किया, उसमें छोटा-सा एक्ट भी किया, मैंने टीचर का रोल किया था उसमें और मेरे साथ जो मेरी टीम थी उन्होंने किया था और वो प्ले काफ़ी अच्छा हुआ था। तो ये मुझे एक ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किसी एक्ट को लिखा था, उसको डायरेक्ट किया था और उसमें छोटा-सा रोल भी किया था, तो मुझे ये कभी नहीं भूलेगा और उस समय से मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक हुनर तो है कि मैं डायरेक्ट तो थोड़ा-थोड़ा कर सकती हूँ। एक्टर, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तीनों क्वालिटीज आप में। तो हाँ, वो छोटे स्तर से हाँ। था लेकिन मुझे तो उसके कॉन्फिडेंस बहुत आया और मुझे मज़ा भी बहुत आया लोगों को काम करवाने में। और दूसरा मैं बताऊँगी कि जो अभी यहाँ से चल रहा है, हर साल हम लोग कैंप करते हैं और हर साल कुछ ना कुछ ऐसा अनोखा होता है जो हमेशा याद रहता है। लेकिन मुझे याद है एक जो हम लोगों ने एनआईसी किया था और मैं केरला गई थी अपने विश्वविद्यालय और झांसी के क्षेत्र के 10 बच्चों के साथ। वो मुझे कभी नहीं भूलता है क्योंकि वहाँ जाने पे हम लोग उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे थे और केरला में जब हमारी टीम गई तो बहुत गर्मी थी वहाँ पे और हमारे बच्चे थोड़े से बीमार पड़ गए थे और थोड़े डल भी हो गए थे, तो उन्हें लग रहा था कि ये हम लोग राई वाले डांस फॉर्म का ड्रेसअप ना लेकर के नॉर्मल सूट पहन के चलते हैं। तो फिर मैंने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया, मैंने कहा नहीं इसको करके देखते हैं क्योंकि यहाँ पे ये सब जगह से ना मिसिंग है और अलग लगेगा, क्योंकि पंजाब था, तमिल का टीम था और मतलब तमिलनाडु की टीम थी और हरियाणा की टीम थी, ऐसे ना बहुत सारे नेशनल स्टेट थे लेवल अलग अलग। हाँ, प्रोग्राम। नेशनल लेवल का था और इसमें हमें यूपी दिखाना था।
तो कुछ बच्चों को तो मैंने कहा कि नहीं भैया आप साड़ी पहनो, और कुछ को राई वाले गेटअप में पूरा कर दिया। और जब आपको बताएँ कि इतना शानदार वो रैली रहा, जितने भी जब हमारे बच्चों ने अपना राई का परफ़ॉर्मेंस किया, सारे न्यूज़पेपर सारे उसमें दूसरे दिन हमारे ही बच्चे छाए हुए थे, और बहुत सारे स्टेट के लोगों ने रिप्रेज़ेंट किया था खुद को, लेकिन अपना सबसे बढ़िया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस दिन। क्योंकि आप एक कुशल प्रोड्यूसर भी रही हैं एक समय, तो आपके द्वारा डायरेक्ट किया गया हाँ, कार्यक्रम वो एकदम सफल बहुत-बहुत रहा। करना पड़ा बच्चों के साथ लग कर के, लेकिन बहुत अच्छा हुआ था वो। अच्छा, मैम क्या कैंप्स के दौरान ऐसी कोई सिचुएशन बनी है जब सोसाइटी में ऑन द स्पॉट चेंज लाया गया हो वॉलंटियर्स के द्वारा? हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे बने हुए हैं। अभी तो एक जैसे मैंने आपको खुले में शौच वाला बताया, इसके अलावा हम लोगों ने ना एक जब हम लोग का कैंप लगा था, तो हम लोग गढ़मऊ के पास ही एक गाँव है, वहाँ हम लोग बच्चों को ले गए थे कैंप के दौरान, और उसका हम लोग के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ा, आपको बताएँ कि वहाँ जाने के बाद लोगों से जुड़ने के बाद समस्या का पता चला कि सरकारी स्कूल काफ़ी दूर है, तो छोटे बच्चे उतना दूर जा नहीं पाते थे, तो उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती थी। कभी-कभी जाते थे जब घर में कोई बड़ा होता था उन्हें पहुँचा सकें। तो ये देखते हुए हम लोगों ने मिलके एक हम लोग हर शनिवार और रविवार को उस गाँव में पढ़ाने के लिए जाते थे बच्चों को, और हमारे स्वयंसेवक भी जाते थे, 6-7 बच्चे हमारे साथ जाते थे, और वहाँ हम लोग ये काम किए, करीब 1 साल तक किए, और उन बच्चों का ग्रोथ होते हुए देखा। तो ये बहुत अच्छा लगता था, और आपको बताएँ कि जो हम लोगों के लिए कोई चीज़ें वैल्यू नहीं रखती हैं शहरी क्षेत्र में होने के लिए, उसकी बजाय वो ग्रामीण एरिया में जो बच्चे थे छोटे-छोटे, उनको हम लोगों ने ना पर्यावरण दिवस वाले दिन एक आर्ट कॉम्पिटिशन कराया था। तो एक छोटा-सा उनको कलर का किट दिया था, और एक पेंसिल और रबड़ वाला किट दिया था। आपको बताएँ जिस दिन ये इवेंट कराया, बच्चों ने खूब पेंटिंग बनाई, बहुत अच्छा किया। जब हम लोग अगले हफ्ते उनसे मिलने गए, तो बच्चों ने, छोटे-छोटे बच्चों ने, वो बच्चे जो बहुत छोटे थे, और वो मेरे लिए ऐसे ना कागज़ का बुके बनाए थे, और उसमें ढेर सारी टॉफ़ियाँ और कागज़ के बने हुए फूल, उन्हीं जो क्रेयॉन कलर थे, उन्हीं से खूब सारे रंग करके, भर करके मेरे लिए टॉफ़ी लेके खड़े थे। तो मुझे उस दिन भी बहुत खुशी हुई। उस दिन मुझे भी लगा कि यार ये एनएसएस से जुड़े हैं, तभी मुझे भी ये सब चीज़ें देखने को मिली। बहुत छोटे-छोटे बच्चे अपने हिस्से की टॉफ़ी मेरे लिए रखे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो। बिल्कुल अच्छा लगता होगा जब आपके डेडिकेशन को, आपके हार्ड वर्क को लोग सराहें, उसकी प्रशंसा करें और थैंक यू भी बोलें। तो मैम एनएसएस कैंप में जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एनुअली कराती ही है, उसमें लड़कियों और लड़कों का जो रेशियो है वो क्या है? क्योंकि शुरू से ही हम एक पितृसत्ता समाज का हिस्सा रहे हैं, तो क्या इन दोनों की संख्या इक्वल रहती है या कहीं ना कहीं अनइक्वल रहती है? देखिए वो, क्योंकि आपको बताएँ कि एजुकेशन लेने ही आपके यूनिवर्सिटी में लेवल देखेंगे, तो मुझे लगता है कि बच्चियों का जो है रुझान, अब जिस भी कह लीजिए रुझान नहीं हम कहेंगे, बच्चियों को अवसर थोड़ा-सा अपॉर्चुनिटी। कम मिलता है। और फिर कैंप में क्योंकि रहना होता है, प्रॉब्लम ये भी होती है, तो कई बार गार्जियन अलाउ नहीं करते हैं कि आप रुक करके 7 डे का कैंप कीजिए। लेकिन देखिए, उसके लिए भी आपके पास प्रावधान है कि 2 साल में 1 बार तो कभी तो करना ही है। तो क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर में बच्चे थोड़ा-सा देख लेते हैं, वॉच कर लेते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि नहीं-नहीं इस यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कैंप में अच्छा ही होता है। तो दूसरे साल वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती ही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जो फर्स्ट ईयर में रह गया, तो वो सेकंड ईयर में एक बार ट्राई ज़रूर कर लेता है। नहीं तो बहुत से बच्चे फर्स्ट ईयर में भी कर लेते हैं। थोड़ा-सा संख्या में तो बैलेंस नहीं है, ये इम्बैलेंस। तो हम भी मानते हैं, क्योंकि आप सब अच्छे से वाकिफ़ हैं, हमारे यहाँ अभी भी वही हाल है कि बच्चियाँ कम हैं, और फिर पढ़ाने के लिए तो थोड़ा और कम हो जाती हैं। और कई बार आप देख लीजिए, हर साल कहीं किसी भी विश्वविद्यालय को उठा के देखेंगे कि गोल्ड मेडल पाने वाली बच्चियाँ ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई ये पता नहीं चलता है। नौकरी की लाइन में तो फिर लड़कियाँ कम ही दिखती हैं। आप गोल्ड मेडलिस्ट उठा लीजिए तो लड़कियाँ ज़्यादा दिखेंगी। लेकिन फिर वो आगे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हमारे समाज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, उसमें एक बड़ा सा रूप ये भी है। और फिर भी अब हम इसकी तरफ भी बस आप वही चेहरा करके आपकी तरफ ही देखेंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है, जैसे मैंने भी बहुत सारे बदलाव किए अपनी लाइफ में, तो मेरे बच्चे उसका बेनिफिट ले रहे हैं, मेरे बच्चे और भी करेंगे, आप सब कुछ और भी करेंगे। आप अपनी बच्चों की परवरिश में आप भी बहुत सारे चेंजेस लाएंगे, क्योंकि जो फेज आपने किया है वो आप अपने बच्चों के साथ तो नहीं करेंगे।
तो मे बी ये सारी चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी समय के साथ साथ। बिल्कुल मैम, अगर यूथ हमारा एजुकेटेड होगा, डेडिकेटेड होगा, तो फिर हम्म, वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी काम संवार करेगा। लेगा। जी बिल्कुल। जी। जैसा कि आपने अभी बताया कि कैंप्स के दौरान आप लोग गांव जाते हैं, कम्युनिटी विजिट करते हैं, तो वो कम्युनिटी विजिट किसी भी यूथ के लिए, किसी भी युवा के लिए कैसे उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में भूमिका निभा सकती है? देखिए, मैं वही बता रही हूँ आपको कि जो नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे हैं, वो सहूलियत और बहुत सारे सुविधाओं के बीच रहने वाले बिल्कुल। बच्चे हैं। उन्हें लाइट मिल रही है, उन्हें इंटरनेट की सुविधा मिल रही है, परिवहन की सुविधा मिल रही है, और यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर दूर गढ़माऊ जो हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे न वाहन की सुविधा है, बच्चे पैदल जा रहे हैं, और सड़क पे गाड़ियाँ तो आ ही जा रही हैं, इसलिए कोई बड़ा व्यक्ति लेके उनको पैदल जाए ना, तो वो रोड नहीं क्रॉस कर पाएंगे। बिजली नहीं है वहाँ, इंटरनेट तो अब है तो हर जगह, लेकिन उसके लिए भी हमें रिचार्ज कराना पड़ता है, पैसे लगते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हर एरिया में अपनी अपनी समस्या के साथ हैं, और जो बच्चे सहूलियत में हैं वो इन चीज़ों की वैल्यू को थोड़ा उतना नहीं आंक पाते हैं, और जब फैसिलिटी मिलती है तो हमें लगता है कि ये तो हमें मिल रही है तो हम इसके आदी हैं या हकदार हैं। जिसको नहीं मिलती है वो थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचता है, विचार करता है, और उसके बाद अपनी जीवन शैली को उसके अकॉर्डिंग ढालता है। जो सुविधा के बिना जब बच्चे कैंप अटेंड करते हैं ना, जैसे हम लोग गांव में ही कैंप लगाते हैं, तो वहाँ पे लाइट की उतनी समस्या होती है कि जितनी भाई आ रही है तो मिलेगी तो चलेगा, और पानी की का हो गया या रहने का, खाने का, वो सब व्यवस्था वैसी होती है जो कैंप में सबके लिए बराबर हो सके। आपको किसी ऐसे सामुदायिक स्थल पे रुका जाता है जहाँ पे आपको उतनी फैसिलिटी तो नहीं मिलेगी जितनी घर पे मिलती है। तो एक तो आप अपने जीवन को उस स्तर पे ला करके आजमाते भी हो कि हम इस तरह की जो हमारा माहौल तैयार हुआ उसमें हम किस तरह से खुद को ढाल सकते हैं। और दूसरा ये कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, उनकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा नज़दीक से समझना। जैसे हमने आपसे कह दिया कि हाँ भाई, बहुत सी बच्चियों का बाल विवाह हो जा रहा है, बच्चों का बाल लड़कों का भी हो जा रहा है, तो सुन लिया हमने, लेकिन जब बच्चा ना खुद से जा करके उनको देखता है, तो अब कल्पना कीजिए कि 22-23 साल की एक माँ है जिसके पास एक छोटी सी बच्ची खड़ी है, एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, और एक पेट में भी उसके बच्चा है। तो जब हम उसको देखते हैं 22-23 साल की उस लड़की के सफर को, तो हमें लगता है कि भाई ये कब से ये काम कर रही होगी। तो जब हम बिल्कुल नज़दीक से देखते हैं ना कोई भी प्रॉब्लम्स को, अब ये हो कैसे रहा है, क्यों? क्योंकि भाई उसकी शादी ही 13 साल में हो गई। 14-15 साल में जब वो अपनी मतलब मातृत्व शक्ति को प्राप्त करती है, जैसे ही जब बेचारी को नैपकिन लेने का समझ नहीं है, उस समय उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो पूरा डील कैसे करती होगी। और फिर क्या लग रहा है आपको कि एक बच्चा डिलीवर करने के बाद कितना गैप रख देते होंगे, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है, ना लड़के को पता है ना लड़की को पता है कि हम स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के कॉन्डोम यूज़ ले सकते हैं बहुत कम किफ़ायती दामों में, या तो कुछ जगह फ्री में भी मिलता है, निरोधक गोलियां ले सकते हैं, तो ये पता ही नहीं है, और हम दूसरे बच्चे की तैयारी में लग गए। तो 23 साल तक आते आते 3 बच्चा, ना लड़के को पता है ना लड़की को। अब ये प्रॉब्लम है यहीं, बस हम थोड़ी दूर की ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ झांसी में रहने वाला बच्चा जब वो नज़दीक से देखेगा, तो उसे कुछ तो समझ में आएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम जेन्युइन है और इस पे बातचीत होना कितना ज़रूरी है। हम जो सुविधाएं ले रहे हैं, हम जो अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, उससे कितने लोग वंचित हैं। तो आपकी इस पावर का आपको जब पता चलता है ना, तो कम से कम आप उनके लिए भी कुछ प्रयास करोगे और खुद के लिए भी करोगे। तो इस तरह के कैंप में ये सारी चीज़ें, जब बच्चा ज़मीनी स्तर पे प्रॉब्लम देखता है कि पानी नहीं है, या फिर नशा करने से किस तरह से समाज में कितनी सारी खराबियां आ रही हैं, नशा कर रहा है कोई भी व्यक्ति तो आर्थिक उसका नुकसान हो रहा है, उसका शारीरिक नुकसान हो रहा है, फिर उसका मानसिक भी हो रहा है, क्योंकि वो अपने होश आवास में नहीं होता है, तो वो उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो न सिर्फ अपने घर का बल्कि समाज का, और फिर कई बार बड़े जघन्य अपराध कर देता है। तो ये जेन्युइन चीज़ें आप जब तक धरातल में उतर के नहीं देखेंगे, हम किताब में कितना भी पढ़ा दें कि नशा नहीं करना चाहिए, जब तक बच्चा वहाँ जा करके नहीं देखेगा ना कुछ ऐसी घटनाओं को, तब तक उसे भी नहीं समझ में आएगा कि हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका जड़ देखिए कितना बेसिक से शुरू था, इसको हम चाहते तो कहाँ रोक सकते थे।
ये आपको बताऊँ मैं कि कई बार जब हम लोग इस तरह के सर्वे वगैरह कराते हैं और जो रिज़ल्ट आता है, वो हमें भी हिला के रख देता है और कई बार हमें स्वयंसेवक बड़े अच्छे-अच्छे उपाय देते हैं, जिसको हम लोग आगे तक पहुँचाते हैं। उस सर्वे से क्या निकला, क्या पता चला, लोगों का बिहेवियर कैसा था। अगर हम किसी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो कई बार किस तरह का रिएक्शन आता है। ये सारी चीज़ें बच्चे हमें बताते हैं तो हमें भी पता चलता है और हम जब रिपोर्ट बनाते हैं प्रॉपर तो इन सभी को समायोजित करते हैं। और इसमें बच्चों का बहुत योगदान होता है, सोशल जो कम्युनिकेशन होता है उसके साथ वो खुद को भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल मैम, जो एजुकेशन है वो तो हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में मिल जाती है, लेकिन जो अवेयरनेस है वो हमको तभी मिलेगी जब हम ऑन ग्राउंड रियलिटी बेसिस पे जाकर उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। मैम अगला सवाल, एनएसएस की जो एक्सपीरियंस है उसको हम कैसे अपने करियर में, अपने फ्यूचर गोल के साथ लिंक कर सकते हैं ताकि वो हमारी लॉन्ग टर्म में मदद कर सके? ये इसका जवाब मैं अभी भी वही दूँगी कि देखिए हमें अपने जीवन का लक्ष्य ढूँढना ये सबसे ज़रूरी है और इसके लिए हमें कोई अ, विशेष एजुकेशन वग़ैरह नहीं मदद कर देती जब तक हम स्वयं से नहीं जागते हैं। ये हमारी स्वयं की यात्रा है और इसमें हमको अकेले निकलना पड़ता है। और मैंने पहले भी कहा जितना भी मैंने भी थोड़ी बहुत जो भी अभी तक का अध्ययन किया है हम उसी के आधार पे आपसे कह सकते हैं कि लाइफ बहुत खूबसूरत सी चीज़ है जिसमें हर तरह की भावों का मिश्रण होना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिर्फ हमारी लाइफ का एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम बड़े होकर के क्या बनेंगे, क्या करेंगे, कितना कमाएँगे। ये सब पार्ट है लाइफ का लेकिन लाइफ नहीं है। लाइफ ये सब सिर्फ पार्ट है उसका। हमें लाइफ को बनाना है और ऐसा बनाना है कि हमारी लाइफ से किसी को दुःख ना हो और हम अपने सुकून के साथ, सुख के साथ जी सकें। जो भी हमारे हिस्से काम आए, हम उसको ईमानदारी से करें और सिर्फ कहने के लिए नहीं। हमें भी पता है देखिए एनएसएस में हर साल हम लोग 100 बच्चे ट्रेन करते हैं, लेकिन मुझे भी पता है कि कितने ही बच्चे हैं जिन पे हम फेथफुल होकर के कह सकते हैं कि ये बच्चा क्यों उसके लिए भी कोई बच्चे में नहीं कमी है, बच्चे में नहीं वो है, बस उसके ग्रहण करने की क्षमता में है बात। आप ही देख लीजिए कि बहुत सारे आजकल जैसे कह देते हैं कि टीवी देख के बच्चा बिगड़ गया, सिनेमा देख के बच्चा बिगड़ गया। तो भई बहुत सारी फ़िल्में हैं जिसको बैन करने के लिए बात करते हैं, लेकिन कुछ अच्छा सिनेमा भी तो है जैसे 12th फ़ेल आई, उसको देख के कितने लोगों ने कोशिश किया कि हमें आईएएस, पीसीएस बनना है। प्रॉब्लम तो उनको भी थी ना। ये हमारे ग्रहण करने की क्षमता कि भैया हमें हमने देख लिया कबीर सिंह तो हमने उसको पूरा जस्टिफाई कर दिया कि इसका कैरेक्टर ऐसा है वैसा है। भाई वो सिनेमा है, सिनेमा की तरह देखो वो कोई रियली वो बता रहा है आपसे कि कोई कैरेक्टर ऐसा भी हो सकता है तो ये बुरा होता है। यही दिखा रहा है सिनेमा में भी और आपको 12th फेल भी दिखा रहा है कि ये भी जर्नी हो सकती है और आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो बस हमें ना थोड़ा-सा स्वयं को जानने का और स्वयं को जगाने का प्रयास करना चाहिए। उस प्रयास में बिल्कुल आपको करियर के हिसाब से भी हेल्प मिलेगी क्योंकि आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, अपने डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को आपसे अगर अच्छा हो तो भी उसके लिए ज़िम्मेदार आप हैं, गलत हो तो भी उसके लिए ज़िम्मेदार आप हैं और आप सीखेंगे। एनएसएस, एनसीसी इन्हीं सारी चीज़ों को का वही छोटे-छोटे टूल्स हैं जो आपकी लाइफ को मीनिंग दे सकते हैं। बिल्कुल मैम, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत हैं, भरपूर हैं, पर उनको कैसे यूटिलाइज करना है ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमारे मेंटर्स के। बिल्कुल। रिसोर्सेज से ही अगर लिंक करके बात पूछी जाए तो आज की जो जनरेशन है वो कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद करती है। अगर आज का 10 से 12 साल का बच्चा हो वो इस 3x6 की डिवाइस में सारा दिन सामने बैठ सकता है, तो ऐसे में उस बच्चे को कैसे मोटिवेट किया जाए, ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है एज अ गाइड, एज अ मेंटर के रूप? ये बहुत टफ टास्क है और जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैम आप एक माँ हाँ, भी हैं तो उसके हाँ। पर्सपेक्टिव से भी। बिल्कुल। आप बहुत सही सवाल कर रहे हैं और ये हम लोग मुझे लग रहा है पिछले 4-5 साल से ये समस्या घट नहीं रही है, बढ़ ही रही है। क्योंकि किसी के हाथ से फ़ोन कभी नहीं छूटता है और कई बार हम लोग को टोकना पड़ता है कि बेटा फ़ोन पैकेट में रखो, ये काम सीरियसली करो।
और ये कई बार बोलना पड़ता है और फिर कई बार स्ट्रिक्टली जमा कराने पड़ते हैं फ़ोन, क्योंकि आप उनको सर्वे के लिए भेज रहे हैं तो वो अपनी ही फ़ोटो वगैरह खींचने में लग जाते हैं, दूसरी ही वीडियो बनने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। हमें ना अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए एक टाइम मैनेजमेंट, देखिए हम अपनी क्लास में भी बच्चों से कहते हैं कि पिकासो हैं जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, प्रतिष्ठित हैं, उनके लिए भी लाइफ में जो उनका भी चलता था सर्कल, तो वो 24 घंटे का ही होता था भाई। वो अपनी सोशल लाइफ भी एंजॉय करते थे, वो अपना आर्ट वर्क भी एंजॉय करते थे और बहुत सारी चीज़ें साथ में करते थे। कैसे? क्योंकि उनके अंदर टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा पावर था। हमारे पास भी वही 24 घंटे, हम नहीं कह सकते कि हम बहुत बिज़ी हैं। हमें टाइम का मैनेजमेंट नहीं आता है। प्रॉब्लम ये है, हम ये नहीं कहें कि हम बिज़ी हैं इसलिए हमने ये काम नहीं किया। नहीं भाई, हमारा मैनेजमेंट सही नहीं था इसलिए हमने ये काम नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रूरी ना अपने आप को एक टाइम बाउंडेशन, देखिए ये जो मोबाइल की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया भी आज के समय में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज़ उपलब्ध है, आपके पास उपलब्ध है। अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स अगर आप टाइप करके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड लिख दीजिए तो उससे दुनिया भर के वीडियोज़, बुक्स वो आपको सजेस्ट करेगा। और आप भी चाहोगे तो फिर आप उसमें लिख दोगे कि किसी सिनेमा का नाम, तो फिर वो सिनेमा का डिटेल देगा, किसी गेम का नाम तो वो गेम के डिटेल देगा। वो तो आपका हेल्पिंग टूल है, आप तो बस आप क्या टाइप कर रहे हो, डिपेंड तो ये करता है। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे-अच्छे ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल हैं, आप चाहें तो किसी भी विषय पे उठा के पढ़ सकते हैं। लेकिन हम चूज़ क्या कर रहे हैं? हमने इंस्टाग्राम खोल लिया, हमने फेसबुक खोल लिया, तो बस। इंटरनेट एक अलादीन के चिराग जैसा है, जैसी हम विश मांगेंगे वैसी ही पूरी होगी। पूरी अगर हम करेगा, अच्छी बिल्कुल। मांगते हैं तो अच्छी होगी, और अगर हम बुरी विश मांगते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगी। बिल्कुल सही कहा। मैं रिसेंटली मैंने एक किताब में पढ़ा है कि तकल्लुफ़ ना करो उन शीशों की दीवार से, हमने अक्सर अपनों को ही पत्थर उठाते देखा है। हुँ, कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में 99% स्टूडेंट जो है वो जानता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, फिर भी वो ना चाहते हुए, ना जानते हुए वही करता है जो कहीं न कहीं उससे उसको नुकसान होता है। तो ऐसे में एज़ अ मेंटर, एज़ अ गाइड होने के नाते हमारी, आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको सही दिशा प्रदान की जाए। पर जो फाइनल डिसीजन है, जो फाइनल मोटिवेशन है, वो स्टूडेंट के अंदर अंदर से ही आएगी, और बिल्कुल, जब तक वो नहीं आएगी तब तक हमारे गाइड करने से भी कुछ खास फ़र्क नहीं फ़र्क नहीं पड़ने पड़ा। वाला है। मैम, स्टूडेंट्स के बीच अक्सर ये एक चर्चा का विषय रहता है कि क्या एनएसएस में स्टूडेंट्स केवल सर्टिफिकेट के लिए एनरोल करते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि स्कूलिंग के बाद जस्ट जब बच्चा आता है बैचलर करने, तो वही कैरियर पहला फ़ोकस्ड होता है और फिर उसको बताया जाता है कि सर्टिफ़िकेट आपको हेल्प करेगा। हेल्प करेगा। तो पहली बार तो बच्चा जुड़ता है कि भई हमें सर्टिफ़िकेट मिलेगा। मुझे लगता है कि 70% बच्चे जुड़ते हैं कि हमें सर्टिफ़िकेट मिलेगा। और लेकिन देखिए एक कमाल की बात है कि ये इतने मुलायम से मिट्टी वाले बर्तन होते हैं ना कि इनको गढ़ना हमारा काम है। तो गोल तो बच्चा यही लेके चलता है कि भई उसका फ़ायदा किसमें? तो वो यही देखता है कि हमें सर्टिफ़िकेट मिलेगा, हाँ, सर्टिफ़िकेट मिलेगा। लेकिन जब बाद में उसको पता चलता है कि नहीं भाई पहले तो आपको 8 वन डे कैंप करना है, 1 7 डे कैंप करना है, तो वो बच्चा धीरे-धीरे खुद इन्वॉल्व हो जाता है, खुद पूछता है। फिर देखिए एक दिन आता है कि हम उन्हीं सीनियर्स वॉलंटियर बनाते हैं, उन्हीं बच्चों को जो इसी लालच में आया था कि सर्टिफ़िकेट मिलेगा। आज वो हमारे साथ ऐसा जुड़ा है कि यहाँ से कोर्स भी पूरा हो गया, लेकिन अगर बच्चा झांसी आता है तो मिलने आता है। महोबा के बच्चे थे जो है ना, यहाँ पे हम लोग विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर किए थे, विश्वविद्यालय स्तर का। तो महोबा से जब बच्चे आते हैं तो वो हमसे मिलते हैं। आपको देखिए आपने कानपुर का ज़िक्र किया, तो कानपुर में हमसे बच्चा मिला था, वो एन एन यहीं का एनआईसी का बच्चा था, यहाँ पे उसने किया था अटेंड। हमारे साथ 7 दिन बिताए थे मात्र उसने, और वहाँ हम लोगों को देख कर के वो कितना खुश हुआ था और हम लोगों से मिलने भी आया, पूरे समय हम लोग के साथ रहा। तो ये जुड़ाव हो जाता है, वो सिर्फ़ अब सर्टिफ़िकेट से बहुत आगे आ जाती है बात। वो बच्चा खुद को बहुत कनेक्टेड महसूस करता है। मैम, एज़ अ सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर होने के नाते आपको क्या लगता है? एनएसएस को सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी कर देना चाहिए, या जैसा ये है वैसा ठीक है? अ, स्वेच्छा होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रेशर में किसी से तो बेहतर काम नहीं करा सकते। और ये मैंने आपको देखिए, आप हम लोग बात ही स्टार्ट इसी से की है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर दे के तो सब्जेक्ट हम दिला ही रहे हैं।
अब कम से कम वही करेंगे तो फिर तो अच्छा नहीं है। बच्चा स्वेच्छा से आए, उसको एनसीसी लेना है, एनसीसी ले, एनएसएस लेना है, एनएसएस ले, कुछ गेम्स खेलना है तो वो भी ले। लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी में खुद को एंगेज ज़रूर रखे, कुछ भी सीखे, ताकि जब वो कभी नेगेटिव थॉट में हो तो बैठ करके गिटार ही बजा ले, बैठ करके तबला ही बजा ले, लेकिन कुछ तो वो ऐसा करे जो उसका मौलिक हो, उसका खुद का क्रिएटिव पार्ट हो, जिसमें वो खुद को एंगेज कर सके और बेहतर बना सके। मैम, इन अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लीजिए अगर एनएसएस होती ही नहीं, तो आज के समय में क्या बदलाव होता, क्या परिवर्तन होता? नहीं होता तो फिर ये तो बहुत ही ऐसा ही विचार होता। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। एनएसएस अपने आप में सिर्फ एक भावना का संचार माध्यम नहीं है, बल्कि वो खुद से जो लड़ाई होती है ना, हमारी खुद से जो लड़ाई है, उसमें एक ऐसा हथियार होता है जो सिर्फ हमें ही तरासता है, किसी और को चोट नहीं पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि ये ना हमें कई बार उन सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, और हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए जो चीज़ें बड़ी अननेसेसरी हैं वो किसी की लाइफ का बहुत बड़ा ख्वाब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एनएसएस का होना, एनसीसी का होना और इस समय में होना ये बहुत ज़रूरी है। आप बैचलर कर रहे हो ना, तो कितना आपका उम्र होता है? बिल्कुल आप स्कूल से निकल के आए हो और आपको लगता है हम कॉलेज वो, हाँ, 18-19 साल, कई तो बच्चे और छोटे होते हैं। उनको वो फ़िल्मों में देखा है जैसा उनको लगता है वो वाली दुनिया है कॉलेज लाइफ़। लेकिन यहाँ आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई क्लासेस हैं, प्रोफेसर्स हैं, सेमेस्टर है और इंटरनल है, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर बच्चा को थोड़ा-सा निराशा भी होती है और कुछ बच्चे उसमें एन्जॉय भी करते हैं। और ये सारे चीज़ हैं जो उसको हेल्पिंग प्लस में आ जाते हैं कि भैया देखो, अब आप एनसीसी लियो, एनएसएस लियो, तो आप बहुत सारे उन बच्चों से भी मिल रहे हो जो आपके फील्ड के नहीं है। तो आप उनसे कुछ सीखते हो, कोई आपसे कुछ सीखता है। किसी की ड्राइंग अच्छी है, किसी का म्यूज़िक अच्छा है, किसी का प्ले अच्छा है, तो ऐसे ही मिल-जुल के अच्छा करते हैं, वो होना चाहिए ये तो। मैम, आपके हिसाब से सोशल सर्विस और यूथ डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी की भूमिका कहाँ तक हो सकती है? टेक्नोलॉजी की भूमिका तो बहुत है, और इस समय में, वर्तमान समय में तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है। मुझे लगता है हर यूथ को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना आज के समय में आवश्यक है। और इसके लिए मतलब अगर बहुत नहीं तो, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल जो कहते हैं ना कि अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, थोड़ा तो सबको आना चाहिए। और जितना बेहतर ढंग से आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीखेंगे तो वो आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और जो आपका कैरियर है उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। जैसे सपोर्ट के लिए अगर आपको अच्छे से लैपटॉप चलाना आता है, चीज़ों को व्यवस्थित करना आता है, तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं। किसी को भी इंटरेस्टिंग किसी भी चीज़ को आप देखिए, एक तो आप बोल के बताएँ तो वो अलग ढंग होता है। आप पीपीटी के साथ बता देते हैं, वो और अलग होता है। अब पीपीटी में भी इतने अच्छे-अच्छे टूल्स और आ गए हैं कि आप उसमें फ़ोटोज़ को तरह-तरह से मोल्ड कर सकते हैं, वीडियोज़ को ऐड कर सकते हैं। तो मतलब पीपीटी में भी कितनी तरह की टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, तो वो और बेहतर ही बनाता है आपको। तो मुझे लगता है कि आज यूथ को हमेशा इन चीज़ों के प्रति सजग रहना चाहिए, अपने लिए अच्छा करना चाहिए, सीखना चाहिए। बिल्कुल मैम, और अब तो भारत सरकार द्वारा माय भारत पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट की सारी एक्टिविटीज़, सारी इनिशिएटिव्स, स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो यूथ से रिलेटिव एक्टिविटीज़ को एक जगह कलेक्टिवली सरकार ने रख दिया है, तो वो भी जी। एक सहायता करती है लोगों के लिए। बहुत अच्छा एक प्रयास है भारत सरकार का, माय भारत पोर्टल, जिसमें हम सभी प्रोग्राम ऑफिसर्स के साथ-साथ हमारे जितने भी स्वयंसेवक हैं, वो सब उस पे जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड हैं। उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, हम लोग ईज़िली एक जगह देख सकते हैं, एक पोर्टल पे देख सकते हैं कि भारत में कहाँ-कहाँ एनएसएस से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें चल रहा है। ये आराम से हम एक पोर्टल पे देख सकते हैं। अच्छा माध्यम है ये। मैम, आपके हिसाब से एनएसएस के बारे में क्या एक मिसकंसेप्शन है, क्या भ्रांति है, जो नहीं होनी चाहिए पर फिर भी है? हाँ, एनएसएस के बारे में अक्सर लोग ये कह देते हैं कि ये तो समाज सेवा से जुड़ा है, सफाई का काम करना है, तो तुम शुरू हो जाओ। एक ये है कि स्वच्छता से ही हमेशा जोड़ के देखा जाता है, जबकि ये ये भी स्वच्छता एक पार्ट है, और स्वच्छता देखिए आपके ना लाइफ को एक लेसन देता है, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ है
क्योंकि जब तक हम खुद स्वच्छ नहीं होंगे, अपने आस-पास सफाई नहीं रखेंगे, तो हम किस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करेंगे? पहला तो हमारा किसी के साथ जो अ, वार्तालाप होता है, परिचय होता है, वो हमारे बाहरी आवरण से ही होता है और धीरे-धीरे समय लगता है कि हम उसके आंतरिक गुणों को जान सकें। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है कि स्वच्छता होगी ना, तो हमारा खुद ही ऑरा अच्छा लगेगा, दूसरे को अच्छा लगेगा, हमारा वातावरण अच्छा रहेगा। तो ये सिर्फ सफाई और झाड़ू तक एनएसएस को सीमित नहीं रखें। एनएसएस में आपके इस स्वास्थ्य से लेके आपके खुद के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, समाज में जो दूषित चीज़ें हैं, उनको कम करने के लिए किया गया प्रयास। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि सबसे पहले स्वयं को जानने की जो यात्रा है, उसके लिए ये हेल्पिंग टूल्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत खूबसूरत हैं एनएसएस में, बहुत आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं, लेकिन क्या है कि बस बच्चे उसको इस तरह से भी करते हैं, या जो नहीं जानता है एनएसएस से, जो नहीं बहुत जुड़ा है, तो वो सिर्फ़ उसको स्वच्छता अभियान और सफाई इसी से जोड़ के देखता है, जबकि ये इससे भी बहुत आगे की जर्नी है। चलिए दोस्तों, बातों का जो सिलसिला है वो तो कायम रहेगा ही। अब शुरुआत करते हैं रैपिड फायर राउंड की, मैम, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको जल्दी जल्दी आंसर ठीक देना है। ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आपको एनएसएस को एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? अनुशासन। अनुशासन। दूसरा क्वेश्चन, लीडरशिप या टीम वर्क, एनएसएस में क्या ज्यादा जरूरी होता है? टीम वर्क। टीम वर्क। एनएसएस को अगर एक हैशटैग में डिफाइन करना हो तो क्या होगा वो आपके हिसाब से? लाइफ लेसन। करंट में जो एनएसएस का स्लोगन है वो है नॉट मी बट यू, पर अगर आपको एक और स्लोगन ऐड करने का मौका मिलता है तो वो क्या होगा? टफ है ये तो। एक क्या दो चार आ सकते हैं। मुझे लगता है एनएसएस, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एनएसएस जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग है, या फिर कह लीजिए कला है आपको खुद को संवारने की, आपके व्यक्तित्व को जो सजा दे। तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं दो चार आपको बताऊंगी। मैम, कैंपस के किस कोर्स के स्टूडेंट्स ज्यादातर एनएसएस वॉलंटियर होते हैं? एक रफ फिगर। ज़्यादातर मुझे लगता है हर विभाग थोड़ा सपोर्ट करता है, लेकिन एग्रीकल्चर से ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्योंकि वो उनके सिलेबस का पार्ट है, इस वजह से वो ज़्यादा सजग होते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, उनकी संख्या ज़्यादा, आवेदन ज़्यादा आते हैं, लेकिन सभी विभागों से लगभग जिन्हें जानकारी होती है, तो वो हमारे पास आते हैं आवेदन। चलिए मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, ये मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है। मैं अक्सर ये लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जीवन का उद्देश्य है कि लाइफ को अपने ढंग से जीना और खुद को जानना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद को पहचान लीजिए, दूसरे के बनाए हुए जो दायरे हैं, दुनिया है, उससे अपनी पहचान अलग कीजिए। आप अपने आप को जानिए और अपनी ईमानदारी से अपने आप को स्वीकार कीजिए। उसको अपनी लाइफ में जितने भी आपने रस बनाए हुए हैं, उन सब का आनंद लीजिए और अपने बनाए हुए जो दुनिया है, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना किसी को प्रॉब्लम में डाले हुए, उसको आप जी भर के जिए। ये मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है, और हो सकता है दूसरों के लिए कुछ और हो। और उसके लिए देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप ना, खुद को जानने की जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। आप बहुत सोच में पड़ जाएँगे कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो उसके लिए ना आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा, खुद को आज़माना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि हम क्या हैं। और जब जब इस चीज़ का पता चल जाए, तो बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, आप उसको ना आराम से जिए। ये मेरा उद्देश्य है, मुझे लगता है लाइफ का। और कई बार तो जीवन का उद्देश्य ढूंढते ढूंढते पूरा जीवन ही निकल जाता है, पर लोगों को पता ही नहीं पता चलता है। और मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आपने बताया, वो तो है ही ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से इनके साथ साथ वर्तमान में ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं तक। उम्मीद है कि आपको हमारा शो, हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। बातचीत, एन एक्सक्लूसिव टॉक, ये सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि आपका, हमारा और हम सब का एक सामाजिक मंच है, जिस पर हम सब अपनी अपनी बात बिना किसी
झिझक के रख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। थैंक यू, धन्यवाद।